हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि आपका नबार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नबार्ड फेज 2, जिसपे हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस फॉर ईएसआई। मतलब इस लेक्चर पे हम करेंगे क्या, आई वुड गिव यू ए क्वेश्चन एंड आई वुड टेल यू हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर। पहला चीज। दूसरा चीज, आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी related to that question, so that आप answers में उन points को mention कर पाओ, and let me see how well you can structure your answer in the comment section, and I will personally monitor, right, the comment section, so please try to answer it, and इस lecture की PDF को भी आप download करो so that you can have a look as and when you required how to answer, or how to structure, what to write in intro, what to write in body, and what to write in conclusion. तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सवाल से। ठीक है, जैसे आपके ईएसआई में ग्लोबलाइजेशन है तो उसी से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। तो अब अगर हम एक बेसिक सी बात करें कि हमको आंसर लिखना कैसे है, तो जो आंसर का अप्रोच क्या होता है, अप्रोच होता है सबसे पहले इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये होता है अप्रोच। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि हमको एक्चुअल में लिखना क्या है, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड दी बैकग्राउंड। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो देखो 1980s-81, जैसे जैसे कि आपको पता है 1948 में इंडिया अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर तो किया है, बट अगेन at that in 1948 India was more towards socialist leaning। मतलब हम थोड़ा सा सोशलिस्ट लीनिंग, आज के दिन में भी वी आर सोशलिस्ट लीनिंग, बट कैपिटलिज्म भी है इंडिया में, एग्जिस्ट करता है, राइट। एंड वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा सोशलिस्ट थे हम। सो ये 1980 में जो आप फिजिकल डेफिसिट देख रहे हो, ये 9% है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 1980 में ही हुआ है। ये 9% एक्विवलेंट होने में भी एक लंबा समय लगा है, 20-25 साल का। सो इफ यू गो बैक 20 इयर्स 1960s के आसपास, तो प्रॉब्लम एक्चुअली 1950 के बाद से ही शुरू होना शुरू हुआ, वेयर हम थोड़ा थोड़ा डेफिसिट जमाते जमाते 1980s तक, 80-81 तक ये 9% हो गया। एंड यही फिजिकल डेफिसिट 1990 एंड 91 तक जाते जाते 12.7% हो गया। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे सीवियर होता गया। बट जो पॉलिसी मेकर्स थे 1980s पे, उनका ध्यान 80 पे ही गया जब फिजिकल डेफिसिट 10% को टच करने लगा। मतलब 9% के आसपास था, मतलब वो 10% के अप्रोक्सीमेटली है। 1980s के बाद ही पॉलिसी मेकर इस पे ध्यान देना शुरू किए हैं। अब देखो, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, ये फिजिकल डेफिसिट को, अब ये तो है डेफिसिट, लेकिन इसको कहीं से तो भरपाई करना पड़ता है ना। तो ये इंडिया से भी इसका भरपाई होता था, और फॉरेन से भी फंडिंग आता था, मतलब फॉरेन से भी जो बोरोइंग्स है वो होता था। तो जिस वजह से क्या हुआ ना, इंडिया डेट ट्रैप में फंस गया। मतलब अगर हम इसको कोरिलेट करें डेट के साथ, तो 1985-86 में डेट टू जीडीपी था कुछ 35% के आसपास। उसके बाद ये 1991 में बढ़ के 50% से ज्यादा हो गया, विच इज 53%। तो अब आप खुद सोचो, ये जो परेशानी है या प्रॉब्लम इंडिया के सामने है, 80s के आसपास पॉलिसी मेकर को इसलिए दिखना शुरू हुआ क्योंकि एट दैट टाइम वो तो पैसा, देखो डेफिसिट तो हमेशा ही रहेगा, इवन आज भी है डेफिसिट, तो तब भी था डेफिसिट। डेफिसिट कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सोशलिस्ट लीनिंग इकोनॉमी है, तो हमारा तो डेफिसिट रहना एकदम लाजमी है। बट बट द थिंग इज, वो डेफिसिट के चलते हम क्या ले रहे थे, हम उस डेफिसिट को डेट के थ्रू भर रहे थे। तो ये डेट एक्यूमुलेट होते 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 85-86 में जहां ये 35% था, ये 1990-91 में ये बढ़ के 50% को भी क्रॉस कर गया, विच इज 53%। सो हम क्या हो गए, एक डेट ट्रैप में फंस गए। मतलब वी एज ए नेशन एंटर्ड इन ए सिचुएशन वेयर वी हैव, मतलब हम अब डेफिसिट करेंगे तो हमको और डेट लेना पड़ेगा, हमको वो डेट पे करने के लिए हमको और डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल बनता जा रहा था, इस साइकिल को तोड़ना था। एंड 1991 पे और एक ट्रिगर पॉइंट ये था, फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हो गया।
अभी देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट गल्फ वॉर ये वही है। आपने शायद अक्षय कुमार का वो मूवी देखा होगा एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट में जो स्टोरी दिखाया गया है ना, वो स्टोरी फर्स्ट गल्फ वॉर का है। ठीक है। तो गल्फ वॉर शुरू होने से प्रॉब्लम ये हुआ कि ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब आज के दिन में भी देखो, रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन ऑयल का प्राइस, अगर मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 अक्टूबर के सुबह को, सो 100 बैरल से भी 100 बैरल डॉलर 100 पर बैरल से भी ज्यादा कीमत है ऑयल का। तो उस जमाने में भी इतना था, लेकिन उस समय 1991 में हमारे देश के पास आज जितना फॉरेक्स रिजर्व है उतना नहीं था। मतलब आज सुबह के करंट अफेयर के हिसाब से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 532 बिलियन है। जहां पे आरबीआई क्या कर रहा है, रूपी को डिफेंड कर रहा है ना, मार्केट में रूपी को डिफेंड कर रहा है, इन डिप्रिशिएट होने से बचा रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर्स। उसके बावजूद भी वी हैव 532 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व। बट 1991 में ही हमारे पास 1 बिलियन से भी कम था। मतलब ये कुछ 4-5 दिनों का ही इंपोर्ट बिल को भर सकता था। सो ये सिचुएशन इतना सीवियर हो गया कि मतलब अगर हम फॉरेन रिजर्व में डॉलर नहीं लेके आएंगे, सो वी एज ए नेशन माइट हैव फेल्ड इन 1991। बट तब का जो पॉलिटिकल will tha that was pretty strong, with PV Narasimha Rao as the prime minister. In opposition it was Atal Bihari Vajpayee, and जो की प्लेयर थे उसमें वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो दुनिया के रिनाउंस इकोनॉमिस्ट में थे। राइट, आगे चल के वो तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज वन ऑफ द रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो देश का कमान संभाल रहे थे 1991 में बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने ये सारा काम किया। मतलब सबसे पहले उन्होंने लोन लाया 2.2 बिलियन का, जो 67 केजी ऑफ गोल्ड रिजर्व, इसको हमने प्लेज किया आईएमएफ में, एंड आईएमएफ ने हमको 2.2 बिलियन लोन दिया। लेकिन इसके साथ एक दूसरा स्टोरी भी है कि आईएमएफ ये लोन देते वक्त हमको 10 पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया, जो हमने फॉलो किया। राइट, जिसके वजह से, मतलब ऐसा नहीं है उसके वजह से, बट एलपीजी आना तो तय था। मतलब वी कांट बी मोर क्लोज्ड इकोनॉमी। ये जो परेशानी से मनमोहन सिंह देश को निकाल रहे थे, ये एक छोटे समय के लिए निकाल रहे थे वो, बट ही हैड ए वेरी लॉन्ग विजन। ही न्यू कि अगर हम एलपीजी स्कीम नहीं लेके आए, देन कंट्री इज नॉट गोइंग टू यू नो फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो 600 टन, सॉरी 600 मिलियन 600 मिलियन लाया गया by keeping 20 tons of gold to यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में हमने 20 टन सोना रखा और इतना लाया, और 47 टन गोल्ड गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जो आज के दिन में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा पड़ा हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड उसका इंटरेस्ट इंडिया को पे करता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड है 1991 से हमारा, ये आज भी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड, सॉरी नॉट स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा हुआ है। तो ये था बैकग्राउंड स्टोरी ग्लोबलाइजेशन का। तो इसके बाद तो देखो, ये तो पैसा उस जो क्राइसिस से बचने के लिए लेके आए अभी ऐसे कंट्री। बट मनमोहन सिंह न्यू कि ये पैसा भी एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बैक टू स्क्वायर वन, मतलब फिर से हम वही वाले परेशानी में जूझेंगे। तो देन ही हैड ए विल कि वी हैव टू डू एलपीजी स्कीम। देन उनपे आईएमएफ का भी प्रेशर था, बिकॉज आईएमएफ ये पैसा देते वक्त एक कंडीशन इंडिया के सामने रखा था, दैट इंडिया हैव टू फॉलो दी वाशिंगटन कंसेंसस। वो जो 10 पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करना है। वो 10 पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन क्या है उतने डिटेल में आप मत जाओ आंसर राइटिंग पे, इतना आप जान लो, बैकग्राउंड स्टोरी इनफ है। आई थिंक द स्टोरी इज कंप्लीटली क्लियर। मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट ज्यादा किया है, जस्ट टू गिव यू एन इंप्रेशन कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, मैंने स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया, एग्जैक्टली आपको ऐसे नहीं लिखना है। आई नो हाउ यू कैन राइट, आई मीन यू नो हाउ बेटर यू कैन फ्रेम दिस इन शॉर्ट सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको मतलब रिफॉर्म्स हुआ क्या। एलपीजी स्कीम की तो मैंने बात की। तो अगर हम इंडिया में रिफॉर्म्स की बात करें, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, एक है प्रमोशन टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल एंड टैक्स रिफॉर्म्स। तो ये सारा एज ए फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुआ। अगर हम सेकेंड रिफॉर्म्स की बात करें, तो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स हुआ, पब्लिक सेक्टर है ना, तो ये अलग अलग फिस्कल कंसोलिडेशन, ग्रेटर टैक्स डेवोल्यूशन टू स्टेट,
फोकस ऑन सोशल सेक्टर, तो ये सारा चीज काम हुआ। थर्ड जनरेशन में एक बहुत ही मेजर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया, वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब टू टीयर गवर्नेंस में हो रहा क्या रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट पैसा दे रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, अब स्टेट गवर्नमेंट भी खुद में बहुत बड़ा है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने कैपिटल सिटी से पूरे राज्य को मैनेज करना चाहे तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल बन रहा था, बिकॉज state in itself are big, right? Probably I'm not talking about Jharkhand, I'm not talking about Chhattisgarh, I'm talking about as big as UP, as big as MP, as big as Maharashtra. मतलब it is not possible for a Maharashtra government sitting in Mumbai as the capital city, वो डेवलप करे महाराष्ट्र के एकदम एक्सट्रीम एंड, है ना, कोना जो छत्तीसगढ़ से लगता है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का, ऑब्वियसली वो संभावना से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज प्लेड ए मेजर रोल, मतलब वो उसको लाया ही गया थ्री टीयर इंस्टीट्यूशन इसीलिए, ताकि पंचायत लेवल पे ये छोटा छोटा काम हो सके एंड कलेक्टिवली एवरीवन गेट्स इनटू दैट प्रोग्रेस मोड। ठीक है, देखो दो फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म्स है, ये मैंने इसीलिए ब्लैंक रखा बिकॉज रिफॉर्म्स आर समथिंग, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट? आज भी हम रिफॉर्म्स देख रहे हैं, यूपीआई इज ए रिफॉर्म्स, आधार कार्ड इज ए रिफॉर्म, right? Digital India is a reform, Manrega is a reform, so everything is a reform. But if I talk about, some of the important reforms that changed India, तो वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, एफडीआई एंड ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, न्यू इंस्टीट्यूशन मतलब सेबी का बनना, नाबार्ड का बनना, सब तो 90s के बाद बना है, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, बेसल अकॉर्ड्स, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड मनरेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आधार, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन से बना है, मतलब दिस इज आल्सो समथिंग न्यू। उसके पहले भी आरबीआई ये काम करता था, बट इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वर्क्स। तो दिस आर द रिफॉर्म्स। तो देखो यहाँ पे आप, मतलब आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, ये सारा पॉइंट आप अपने आंसर पे इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। नाउ लेट मी मूव, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन, ठीक है? तो इंट्रो में व्हाट यू कैन राइट अबाउट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड यू कैन गिव ए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखो क्रेडिबल सोर्स से ही देना, मतलब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, सिंपल सा बात है। ये जो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है, ये आप आईएमएफ का कोट कर सकते हो। आईएमएफ के डेफिनेशन को कोट कर दो यहाँ पे, तो आपका इंट्रो खत्म हो गया। उसके बाद आप चले आओ बॉडी में आप लिखो, बॉडी में आप लिखो एक पॉजिटिव साइड, दूसरा नेगेटिव साइड लिखो। तो पॉजिटिव साइड में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे सस्टेनेबल एग्रो सप्लाई। तो सिंपल सा बात है, आप ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्ट को ना ही लोग, मतलब आज के दिन में लोकल लेवल पे तो सेल कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे सेल कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे, एंड कुछ फार्मर्स तो उससे बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे ही बेच रहे हैं। सो सस्टेनेबल एग्रो सप्लाई, तो इससे जो क्या है, सप्लाई चेन है ना, ये मतलब एक बहुत वास्ट मार्केट मिला हुआ है। देन यूज ऑफ एग्रो डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी, तो ये क्या है? तो देखो, जो सीड्स हैं आज के दिन में, हम जो सीड्स यूज करते हैं, है ना, HYV सीड्स है, ये कॉमन टास्क आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज हमको क्या, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड कनेक्टिविटी हैज ओपन्ड अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड कनेक्टिविटी मतलब हम सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से हम बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं, हम एग्रो फार्म टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर शेयर कर सकते हैं, बेस्ट इरिगेशन मेथड शेयर कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक शेयर कर सकते हैं। तो ये सब के चलते क्या होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी होगा, ठीक है। देन आता है टेक सपोर्ट इन रूरल एरियाज। अब देखो, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो, ठीक है। पहले हार्वेस्टिंग नॉर्मल होता था, अब हार्वेस्टिंग बड़े बड़े मशीन से होता है। तो ये मशीन्स कुछ इंडिया में बने हैं, कुछ जो डिजाइन पेटेंट फॉरेन्स के हैं। तो ये तभी संभव हुआ है जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है देश में, वरना ये संभावना से बाहर था। इसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो और बहुत सारा है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, पेमेंट सर्विस हो गया, है ना, मशीनरीज हो गया। तो ये सारा चीज भी हेल्प करता है इन रूरल एरियाज।
देन बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, ऑब्वियसली आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मोर, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज भी है, फॉर एग्जांपल लेस, अब लेस क्या बनाता है, चिप्स बनाता है, तो देखो ये चिप्स अपने पेड़ पे थोड़ी उगाएगा वो तो रूरल इकोनॉमी में जिसके पास बहुत बड़ा खेत है वहां से आलू खरीद के लाएगा। सो इट्स ए बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, राइट। तो जैसे किसान क्या बनाएगा, टोमेटो सॉस जब बनाता है तो ऑब्वियसली उसके पेड़ नहीं है, वो टोमेटो कहीं ना कहीं से तो खरीद के ला रहा है। सो ऑल दिस थिंग, अमूल दूध खरीद के ला रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स गिव बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, तो ये सारा चीज आप मेंशन कर सकते हो। देन आ गया बात अवेयरनेस अमंग रूरल पॉपुलेशन। अगर हम अवेयरनेस की बात करें रूरल पॉपुलेशन की, तो पहले रूरल पॉपुलेशन उतना जागरूक नहीं था, लेकिन आज ये सब के चलते, मतलब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 के चलते, दे हैव बिकम वेरी मच अवेयर, राइट। इवन इफ दे आर नॉट लिटरेट, इवन इफ दे आर नॉट ग्रेजुएट, दे आर, आई मीन, दे हैव दे हैव बीन competing विद इन इंटरनेशनल मार्केट। वो जो आलू उगा रहे हैं वो लेस खरीद रहा है, सो दे नो अबाउट दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, राइट। वो जो वहां पे उत्पाद कर रहे हैं उसको वो इंटरनेशनल मार्केट पे बेच रहे हैं, मतलब उनको वो क्वालिटी समझ में आता है, राइट। उनको फर्टिलाइजर यूजेज समझ में आता है। सो हम वहां पे ये लिख सकते हैं कि लोग अवेयर हैं रूरल साइड पे। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें, तो देखो नेगेटिव साइड को आप यहाँ पे 1 2 लाइन पे लिखो, और बाकी आप कंक्लूजन में ये नेगेटिव साइड को कैसे पॉजिटिव में टर्न करना है इसको कंक्लूड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्योंकि टेक सपोर्ट की वजह से, मशीनरीज की वजह से कुछ लोगों का जॉब नौकरी गया है, सो देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, ये है नेगेटिव साइड। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड एनक्रोचमेंट, मतलब अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द प्रेशर ऑन लैंड वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है, तो ये सारा चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अच्छा, एनक्रोचमेंट में हम ये लिख सकते हैं, अभी देखो आपको अगर गूगल इंडिया से ये माल बाहर भेजना है तो ऑब्वियसली आपको रोड एंड रेलवेज तो चाहिए, है ना, किसान को रोड एंड रेलवेज तो चाहिए, कनेक्टिविटी। तो रोड एंड रेलवेज के लिए एनक्रोचमेंट्स होता है, ये सारा चीज आप लिख सकते हो। और पुअर लाइफ स्टाइल, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जैसे, क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप है, तो ये कई बार क्या होता है ना, जो हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारे चीज से, मतलब ये सारा सोशल बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पाता जो गूगल साइट पे है। तो अब ये 1 2 लाइन पे आपने ये लिख दिया, इसके बाद इन्हीं के, मतलब आप कंक्लूजन में अपने व्यूज एकदम ना दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका व्यूज के बारे में कहीं नहीं पूछा है। तो व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली इज, यू कैन मेंशन अगेन दिस पॉइंट्स बट नॉट इन बोल्ड लेटर, in in a small paragraph ki how we can fight unemployment in the rural areas, how we can help that land doesn't get degraded, and ये poor lifestyle, मतलब poor lifestyle से कैसे बाहर है, तो यहाँ पे आप स्कीम्स मेंशन कर सकते हो, राइट। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के दिन में टॉयलेट्स बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल जीवन मिशन के थ्रू घर घर पानी पहुंचा रहा है, तो ये सारा चीज आप लिख सकते हो, जो पुअर लाइफ स्टाइल आज तक होता आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू दिस स्कीम्स इज हेल्पिंग आउट। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। सो आई होप ये आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है ये आपको समझ में आ गया है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि खत्म होता है ये लेक्चर। सो प्लीज do not forget to mention your answer in the comment section, because I would personally monitor and respond to you, so this is an opportunity. So unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Let's meet in some other lecture. Till then, prepare for 50% faster with IXMB.